हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो ये नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है ये वीडियो सीक्वेंस से चलती आ रही। पहले मैंने पॉलिटिकल थ्योरी करवाई थी, उसका नेक्स्ट था जस्टिस, और ये है आपका सेकंड लिबर्टी। तो आज का टॉपिक रहेगा बेटा लिबर्टी। तो स्टार्ट करते हैं आपको लिबर्टी टॉपिक को। क्या होती है बेटा लिबर्टी यानी स्वतंत्रता? क्या होती है? इसका मतलब होता है भी प्रतिबंधों यानी सीमाओं का अभाव, यानी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्यों भाई? क्योंकि जहाँ पे इनका प्रतिबंधों का अभाव होगा वहाँ पे लिबर्टी होगी, वहाँ पे फ्रीडम होगी। यही मतलब होता है स्वतंत्रता का। पर कहते हैं कि दूसरे की लिबर्टी को यानी स्वतंत्रता को मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए थोड़े से प्रतिबंध जरूरी है भाई। क्यों? क्योंकि आप जो काम करते हो उसको दूसरों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए प्रतिबंध कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ प्रतिबंध आवश्यक है। ठीक है, इसको कहते हैं भाई लिबर्टी। ये डेफिनेशन है, आप पढ़ लेना बेटा, नोट्स में ऐड कर लेना। आपको नॉर्मली मैंने बता दिया, अब्सेंस ऑफ, देखो ये अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट, ये है। ठीक है, तो ये जो आप लिबर्टी की बात करें कैसे स्टार्ट हुई भाई, यूनानी युग में कैसी थी, फिर मिडल एरा में कैसी आई, फिर मॉडर्न में क्या हुआ, ये तीनों एक थोड़ा सीक्वेंस में बताऊंगी आपको, ताकि आपका थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए। फर्स्ट है बेटा यूनानी। देखो इसमें क्या होता था, यूनानी यानी अरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम की बात है। उस टाइम पे फ्रीडम है ना सिर्फ विशिष्ट लोगों को दी जाती थी, जो स्पेसिफिक थे, जैसे कि किंग। और जो सामान्य वर्ग थे, जो नॉर्मल व्यक्ति थे, उसको कोई फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम पे भी यही बात हुई कि फ्रीडम। उस टाइम पे तो चलो उनको राइट्स का पता ही नहीं था, धीरे धीरे थिंकर आते गए, अपनी थिंकिंग बताते गए भी फ्रीडम ज़रूरी है। किंग के अलावा नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी फ्रीडम ज़रूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब उस टाइम पे सिर्फ किंग को ही फ्रीडम थी, नॉर्मल व्यक्तियों को नहीं थी। फिर आया भी आपके मिडल एरा। इसमें क्या हुआ, वैसे इसको डार्क एज भी बोलते हैं। इस टाइम में है ना बेटा थोड़ा सा रिलीजियन का ज़्यादा जोर हो गया, यानी धर्म का। कैसे? उस टाइम पे जो चर्च में पोप होते थे ना, वो अपने आप को इतना महान बताते थे और एक नॉर्मल इंसान को निकम्मा बताते, निकम्मा है तू, अच्छे से काम नहीं करता, मतलब बेईमान, मतलब इस टाइम के टैग दे रखे थे नॉर्मल व्यक्ति को। जिससे क्या हुआ, उनकी लिबर्टी खतरे में आ गई। तो उनको क्या हुआ, धर्म से ही कहा कि धर्म से ही हमें स्वतंत्रता चाहिए, इतना उनको डरा दिया पोप ने, जो चर्च में होता था। आपने मैकियावेली थिंकर पढ़ा होगा, उसमें पूरी बात बता रखी है मैकियावेली ने क्या क्या होता था चर्च में। पोप क्या क्या अफवाहें फैलाता था, खुद को गॉड मानता था कि मैं भगवान हूँ, और भगवान ने नहीं, मैं भगवान ने भेजा हूँ धरती पे, और भगवान ने सब कुछ बातें बताई हैं कि भई इंसानों को बताना। इस टाइप में कुछ उस टाइम पे चलता था। तो इसमें क्या हुआ भाई, उसने क्या मांग की थी इस टाइम पे आके, धर्म से स्वतंत्रता। क्योंकि पोप ने इतना डरा दिया, अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्म करो, बस यही काम है तुम्हारा, तुम एक नंबर के नालायक हो, इस टाइप की बातें होती थी। तो उस टाइम पे भी इनको कोई फ्रीडम नहीं थी। फिर आया भाई अपना मॉडर्न टाइम, मॉडर्न एरा यानी आधुनिक युग। इसमें आ गई भाई रैशनैलिटी आ गई, तार्किकता बोलते हुए विचार आइडियोलॉजी आ गई। भाई कैसे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, सब सोचने लगे धर्म कहाँ है, भगवान क्या कर रहा है, मतलब साइंस आ गई। कहने का मतलब सब सोचने लगे कि भाई कोई पोप भगवान ने नहीं भेजा, ये एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो यहाँ से होती है बेटा स्टार्ट किसकी, व्यक्ति की स्वतंत्रता की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है बेटा आयाम यानी डायमेंशन है लिबर्टी के, जो मैं थोड़ा नॉर्मली बताऊंगी, आगे फिर इसको डिटेल से समझा दूंगी भी क्या होते हैं आयाम लिबर्टी के। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, मतलब आयाम यानी पहलू बोलोगे या डायमेंशन बोलते, एक होता है नकारात्मक और एक सकारात्मक। बस इसका एक बार की पॉइंट बता दे तो फिर आगे मैं इसको डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, नकारात्मक की सुनो पहले क्या होता है।
इसमें ऐसा होता भी, इसमें एक तो स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, इसमें व्यक्ति बिल्कुल फ्री होता है, कुछ भी करे। स्टेट का यहाँ पे समझ लो 2% या 5% ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता स्टेट का। वो भी सिर्फ हमारी जान पे आ जाए ना, हमारी जान की रक्षा के लिए, तब थोड़ा बहुत स्टेट इंटरफेयर करेगा। इसमें नेगेटिव लिबर्टी में क्या है, बिल्कुल फ्री है, कोई कुछ करे। जिसमें जो ताकतवर इंसान है वो कमज़ोर को मारे छोड़े, कुछ करे, नशा करे, चोरी करे या किसी का मर्डर कर दे, मतलब फ्री है, कुछ भी करे। इसको बोलते हैं नेगेटिव लिबर्टी। और इसके समर्थक यानी सपोर्टर थे वही बर्लिन, हेक, जेम्स मिल, होब्स और हर्बर्ट स्पेंसर, जो अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी। अब थोड़ा बस की पॉइंट समझ लो इसमें होता क्या है। और एक होती भी पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, कुछ प्रतिबंध। और वो कौन लगाता है, भी स्टेट। मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैं दूसरों को हानि पहुँचा रही हूँ, तो फिर स्टेट आ जाएगा भाई डंडा लेके, भाई तुम इसको हानि नहीं पहुँचा सकते। जब तक खुद तक सीमित है, करो कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरों को हानि पहुँचेगी ना, तो स्टेट आ जाएगा भाई। ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा स्टेट का रोल होगा। ठीक है, थोड़ा नहीं, मतलब 90%। ठीक है, और इसमें वेलफेयर के भी काम करेगा स्टेट, वो आगे मैं समझाऊंगी। तो इसकी एक बार सपोर्ट और देख लो। सिर्फ इसका की पॉइंट यही है कि इसमें स्टेट इंटरफेयर करेगा और वो हमारी भलाई के लिए। तो वो है भाई टी.एच. ग्रीन, कांट, लास्की, हिगल, रूसो और बार्कर। ठीक है, आप इनको नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी को मानने वाले ना, तो यहाँ से स्टार्ट होती है होब्स से, क्योंकि सबसे पुराने थिंकर है तो यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होब्स क्या कहते भी होब्स लिबर्टी के बारे में। पहले बात इसकी कि ये नेगेटिव लिबर्टी को मानते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट है। तो ये कहते हैं, ये बात करते भी प्राकृतिक अवस्था की, जो नेचुरल अवस्था थी उसकी। उसमें क्या बताते हैं, जो पहले लोग रहते थे ना सोसाइटी में कैसे भी, तो बिल्कुल फ्री थे भाई। ना तो गवर्नमेंट थी, ना सोसाइटी थी, कुछ नहीं था, ना फैमिली थी। आराम से रहते थे, मस्ती से रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। पर जैसे जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, तो भाई थोड़ी सी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। जो ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति था वो वीक व्यक्ति पर हावी होने लगा, तो उनको अपनी जान का डर सताने लगा भाई। ये होब्स कहता है। तो जान के खतरे, भाई हमें जान का खतरा है, इसके लिए उसने क्या किया, भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनाया। जो बताऊंगी क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने स्टेट की डिमांड की भी कि कोई ऐसी संस्था या ऐसा कुछ हमें मिले जो हमें प्रोटेक्ट कर सके, और इसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार थे। तो वहाँ से एंट्री होती है स्टेट की। और स्टेट में कौन आएगा, किंग। और उसके बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके बीच, लोगों के और किंग के बीच। क्या कि हम तुम्हें पैसा देंगे और तुम हमारी रक्षा करना। एक छोटी सी बात और, एक आइडियोलॉजी है, थोड़ी सी समझा देती हूँ। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। इसमें क्या होता था बेटा, इसमें मतलब इसमें सारी आ जाएंगी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सारी चीज़ें आ जाएंगी लिबरलिज्म में। इसमें क्या था बेटा, इसमें स्टेट कम से कम इंटरफेयर करे। ठीक है, मतलब स्टेट का कोई रूल नहीं, और व्यक्ति जो भी कुछ काम करे ना खुद करे। इस थ्योरी में ये था। तो ये सबसे पहले आपको पता होब्स लेके आया था लिबरलिज्म। ठीक है, लेकिन इस फादर इसको नहीं कहा जाता, लेके तो यही आया, लेकिन इसको फादर नहीं कहते। क्यों, सुनो क्यों नहीं कहते। होब्स आया तो उसने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें क्या किया, जो पीपल्स यानी लोग थे वो राजा के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पर उनको राजा बना देंगे। ठीक है, लेकिन यदि कुछ भी गलत काम करे या कुछ करे, तो उस राजा को हटा नहीं सकते थे भाई। उसने हटाने का कोई सोल्यूशन नहीं बताया, किसने, होब्स ने। यदि ये भाई ये किंग है अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको हटाए कैसे, ये तरीका उसने बताया नहीं भाई उसको हटाना। उसने कहा कि भाई एक बार बन गया ना तो किंग बन गया, वही रहेगा फिर। तो ये इसके चक्कर में इसको उदारवाद का क्या नहीं कहा जाता, फादर। और चोलों को कहा जाता है भी लिबरलिज्म का फादर, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। इसने क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था, सुनो। इसने क्या, जो लोगों और किंग के बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, जब उनको लगे कभी किंग अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हटा सकते हो उसको भाई।
कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेस्ट कर दो, रेवोल्यूशन कर दो, क्रांति कर दो। यदि वो अच्छे से काम नहीं करा तो उस राजा को हटा दो। इसलिए लिबरलिज्म को लाने वाले पहले कौन व्यक्ति थे? होब्स। लेकिन फादर किसको कहा जाता है? लोक को। तो ये थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने क्लियर किया। फिर इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है भाई, उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो नेचुरल अवस्था थी। फिर बताया इसने कि बाधाओं का अभाव, यानी जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। होब्स ने कहा वही बात, भाई कोई स्टेट वगैरह कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, व्यक्ति अपनी मस्ती में रहे, खुल के रहे, कुछ भी करे, उसके पास पैसा है, वो कैसा भी उसका यूज करे, तुम कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। थर्ड यही, बाहरी हस्तक्षेप यानी एक्सटर्नल इंटरफेयर कोई नहीं करेगा, ना स्टेट ना गवर्नमेंट, कोई भी नहीं। बस यही बात कही है, यदि स्टेट और गवर्नमेंट कह रहा है कि इंटरफेयर करेंगे तो फिर लोगों की लिबर्टी खतरे में आ जाएगी। तो ये होब्स ने कहा था, इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपनी, सब में वही बात है, सब में बुद्धि है, अपने अकॉर्डिंग अच्छे से काम करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आते हैं भैया आप पे जॉन लॉक, जो लिबरलिज्म यानी उदारवाद के फादर है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका, तो इसको एक बार देख लेना। कौन है फादर ऑफ लिबरलिज्म? कौन? जॉन लॉक। इसने भी प्राकृतिक कानून दिए यानी नेचुरल लॉज दिए, किसने? जॉन लॉक ने। और इसने बताया कि ये लॉज, ये हमें जो मिले ना, ये हमें नेचर ने दिए हैं और इसे हमें कोई नहीं छीन सकता भाई, ना स्टेट ना गवर्नमेंट, कोई नहीं, भी ना कोई सोसाइटी ना कम्युनिटी, कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हमें नेचर ने दिए हैं। और इसने 3 बताए थे, ये तीन लॉज है जो हमें नेचर ने दिए हैं। एक जीवन यानी लाइफ, एक लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, एक संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। जीवन वही अपना भी खुल के जियो, जीवन जीने का अधिकार है, कोई किसी को मार नहीं सकता, ये नेचर ने दिया है, खुल के जियो अपनी ज़िंदगी। सेकंड लिबर्टी, गवर्नमेंट ने फ्री किया है, अपनी हवा लो, खुली हवा लो, सूर्य की धूप लो आप, मतलब जो भी कुछ नेचर ने दिया है, पानी वगैरह सब कुछ फ्री हो, ये आप नेचर ने ही दिया है, इसको कोई नहीं छीन सकता। दूसरा है बेटा आपका प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। ये धन दौलत वाली संपत्ति नहीं है, ये हमारा शरीर यानी बॉडी के बारे में कहा गया है कि यदि हमारा शरीर, हम बॉडी, हम खुद है ना, तो संपत्ति है। अभी हमने ही संपत्ति बनाई है, संपत्ति ने हम नहीं बनाई। तो वैसे क्वेश्चन आता है इसके बारे में कि भाई जॉन लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देते? भाई प्रॉपर्टी को देते, तो ये थोड़ा सा स्टार लगा लेना, इसको बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर कहते जो प्राकृतिक कानून है ना, ऐसे काम करने की इजाज़त देते जो नैतिकता पर आधारित हो। ये मोरलिटी की बात करते भी कहता है इंसान जो नेचर में रहता है ना, तो मोरलिटी से काम करे, उसको खुद को पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरलिटी है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट बताते भी, समानता और स्वतंत्रता यानी इक्वलिटी और फ्रीडम, लिबर्टी। ये कहते हैं ये सिक्के के 2 पहलू हैं भाई, स्वतंत्रता के बिना इक्वलिटी नहीं और इक्वलिटी के बिना लिबर्टी नहीं, ये दोनों जरूरी है। ये कौन कहता है? जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक के बारे में इतना ही है, क्योंकि यदि हम थॉट पढ़ेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे बेटा जॉन लॉक, अब तो बस जब फिर लिबर्टी पढ़ रहे तो इतना ही पढ़ेंगे, जब स्पेशल इसके बारे में पढ़ेंगे जब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है भाई अपना रूसो। ये क्या बताते भी रूसो? वैसे पॉजिटिव लिबर्टी के थिंक करेंगे, पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं, सकारात्मक को। ये क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में? एक इसने कॉन्सेप्ट दिया भी, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि जनरल विल किसने दिया, सामान्य इच्छा किसने दी हुई? रूसो ने। इसका क्या मतलब था सुनो। इसने कहा कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, इंडिविजुअल के बारे में, खुद के बारे में ना सोचे, पूरी समुदाय यानी जो ग्रुप होता है ना, कम्युनिटी, उसके बारे में सोचे। यदि वो कम्युनिटी यानी समुदाय के बारे में सोचेगा ना, तो उसका भला अपने आप हो जाएगा। कहने का मतलब है अपने स्वार्थों को त्याग कर तुम किसके बारे में सोचो? सोसाइटी लगा लिया, कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी समुदाय पर ज़्यादा जोर देते थे भाई ये रूसो। ठीक है,
तो वो कहता था भी खुद के बारे में मत सोचो, समुदाय के बारे में सोचो। ये इसको बोलता था ये जनरल विल, ठीक है। और वही बात अपने स्वार्थ, ये लिख रखा, व्यक्ति अपने स्वार्थ छोड़कर समुदाय के बारे में सोचे। मतलब जो कम्युनिटी की बात करे ना, तो आप समझ जाना वो कौन है, रूसो। लगभग 99% यही बात करता है। फिर आता है भी ये तीनों, इन्होंने वैसे होब्स और लोक और रूसो तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और अभी मैंने दोनों का तो बता दिया, इसका भी बताऊंगी क्या था इसका। ये तो दोनों क्या कहते हैं, जो लिबर्टी मिली है ना, होब्स लोग क्या कहते हैं, जो लिबर्टी मिली है ना हमें कैसे मिली है, नेचुरल है भाई ये लिबर्टी, मतलब नेचर से मिली है। ये कौन कहता है, होब्स और लोग। लेकिन रूसो इस चीज़ को इनकार करता है, मना करता है। वो कहता है ये नेचुरल लिबर्टी नहीं है भाई। जब लोगों को खतरा महसूस हुआ ना, जब लिबर्टी की मांग की, यानी एंड फ्रीडम की चीज़ है ये, पहले नेचुरल नहीं थी ये। जब लोगों को लगा हमें जान का खतरा है, जब उन्हें महसूस हुई कि हमें लिबर्टी चाहिए, ये जॉन रोल्स कहता है। जबकि होब्स लोग वही नेचुरल लिबर्टी भाई नेचर से मिले हमें। फिर रूसो कहता है कि जो फ्रीडम है ना, लिबर्टी, उसमें बाधा बन सकती है भाई आपकी इनइक्वालिटी, यानी असमानता। जब सोसाइटी में असमानता होगी ना, तो समतलता के लिए वो बाधा बन सकती है। आपको पता है इनइक्वालिटी क्या होती है। तो ये कहता है इनइक्वालिटी यानी असमानता दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल होती है और एक होती है सोशल। नेचुरल जो हमारे हाथों में नहीं, जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कुछ भी है, तो वो हमारे हाथों में नहीं भी, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें नेचर ने दिया। लेकिन एक होती है आपकी सोशल इनइक्वालिटी, ये होती है जैसे कास्ट के आधार पर आपको पता है भेदभाव होता है, और रेस के आधार पर भी होता है, और ज़्यादा ये दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम भी है, आपको पता होगा। इसके आधार पे जो इनक्वालिटी होती है ना, तो उससे भैया हमारी जो लिबर्टी है उसको खतरा पैदा हो सकता है। कौन कहता है ये, रूसो कहता है। और आपको पता है दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम को ज़्यादा सपोर्टर कौन है, अरिस्टोटल। जहाँ पे दास प्रथा है ना, तो 99% आप समझ ही लोग वहाँ पे अरिस्टोटल आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्टर है। और इसी के कारण है ना इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि दास प्रथा को मानते हैं। इसकी कई कोटेशन भी हैं कि मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्ञान नहीं, जो नौकर हैं, वो सिर्फ राजा की सेवा करने यानी अपने मालिक की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। वो अपना भला बुरा नहीं समझ सकते। मालिक है जो उनका भला बुरा समझ सकते हैं। भाई उसको कोई डिसीजन लेना है तो मालिक ही उसके डिसीजन में सहायता करेगा। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो कोई अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। तो इस टाइप की दास प्रथा के समर्थक थे अरिस्टोटल। फिर आ जाते वापस अपने रूसो पे। रूसो ने वही बात कही भी इनइक्वालिटी होगी ना, तो वो फिर खतरा पैदा कर देगी अपनी लिबर्टी को, ठीक है। और दासता से मुक्ति कैसे मिल सकती है, रूसो ने बताया, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न होकर, वही बात भी, एक व्यक्ति पर निर्भर ना हो, समुदाय पर निर्भर हो, यानी कम्युनिटी पर, वही तुम्हारा भला करेगी। ये बस बात वही है। फिर क्या आ जाते हो, किस पे फोकस करते हैं, समुदाय पे, ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है भाई, इसको ऐड कर लेना, रूसो की है ये, ठीक है। कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ, यानी जन्म से कैसा था वो, स्वतंत्र, लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कहता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है ना तो बिल्कुल फ्री पैदा होता है, लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन लग के वो क्या हो जाता है, फिर जंजीरों में जकड़ जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, PYQ है, तो आप देख लेना। नेक्स्ट है भैया उपयोगितावादी, यानी यूटिलिटेरियनिज्म। ये भी एक आइडियोलॉजी है। कई बच्चे समझते होंगे मैडम आइडियोलॉजी क्या होती है, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आइडियोलॉजी होती है बेटा, जैसे कि आपने सुना होगा मार्क्सवादी यानी मार्क्सिज्म, नारीवादी यानी फेमिनिज्म, अब ये उपयोगितावादी यानी यूटिलिटेरियनिज्म। तो ऐसे होती ही आइडियोलॉजी, बताती हूँ क्या होती है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे थिंकिंग में ऐसा होगा कि
कोई सोच मैंने ऐसे बना ली कि भी मतलब ये काम गलत हो रहा है और इसको हटाना चाहिए, और उसको फॉलो करने के लिए मेरे पीछे बहुत सारे आदमी आ जाए कुछ ये बात सही कह रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मज़दूरों को उसका हक मिलना चाहिए, जैसे कि मार्क्स कह रहे हैं भाई सारे कैपिटलिस्ट है उसका शोषण कर रहे हैं और उनको हक नहीं मिल रहा, और ये बात हज़ारों को मेरी अच्छी लगे तो वो क्या बन जा वो मेरे फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, आइडियोलॉजी बन जाती है। इनको बोलते हैं आइडियोलॉजी, जो जिसकी थिंकिंग होती है ना और उसको सब फॉलो करने लगते हैं तो वो आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये होती है आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। तो उपयोगितावादी क्या होते थे भाई, इसके समर्थक थे जेरेमी बेंथम भी, फादर भी कह सकते हो। ठीक है, ये थे इसके समर्थक। इसने क्या कहा भाई, इसकी कोटेशन है, अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख, यानी जहाँ पे मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर। इनका कहने का मतलब है जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो ना बस उसी को खुशी मिले भाई, मतलब जो जनसंख्या कम है ना उसको छोड़ो, उसे हमें परवाह नहीं करनी, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या है ना और वो जो बात कह रहे हैं ना उसी बात को मानो भाई। जो जैसे कि आपको बताऊं, एक सेकेंड, जैसे कि 100 लोग हैं, इसमें 80 किसी काम को कह रहे कि ऐसा करना चाहिए और 20 कह रहे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये कह रहे कि इसकी बात को मानो भाई। बेंथम कह रहे हैं इनको छोड़ो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है मैक्सिमम से, मेजोरिटी से, मेजोरिटी में जो फैसला हुआ ना वही है, इन्हीं को सुख देना हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये बोलता है बेंथम और ये इसकी कोटेशन है। और एक ही कोटेशन भी ये भी है इसकी भाई, जिसको कोई काम करने में ज़्यादा खुशी मिले वो काम उसको करने दो, वही स्वतंत्रता है। ये पता है क्या कहता है, जो कोई व्यक्ति है और उसको काम करने में, कोई भी काम कर रहा है जैसे कि चोरी कर रहा है, तो चोरी कर रहा है ना और उसको खुशी मिल रही है तो करने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं, मतलब ये तो एक बात बना ली, वैसे बोलते ये हैं जो जिसमें खुशी मिले ना उस व्यक्ति को, वो कोई भी चीज़ हो उसको करने दो भाई। तो वो चीज़ नेगेटिव भी तो हो सकती है, जैसे चोरी करना, हम किसी का मर्डर करना, नशा करना, शराब पीना, ये मतलब गलत भी, उसमें उनको खुशी मिल रही है पर हम उनको करने दे क्या। वो ऐसा ही कहता है जिसको जिसमें खुशी मिले उसको करने दो भाई, ये बेंथम बोलता है। और इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ करता है भी इसका एक शिष्य जेएस मिल, इसी बात के लिए क्रिटिसाइज़ करता है भी तुम सिर्फ मैक्सिमम की तरफ ही क्यों ध्यान दे रहे हो, यानी मेजॉरिटी की तरफ ही क्यों ध्यान दे रहे हो, जो माइनॉरिटी है उसकी तरफ भी तो ध्यान दो, चाहे उसमें एक बंदा हो, एक व्यक्ति हो, क्या पता वो 99 गलत और एक व्यक्ति की सोच सही हो। तो आप ये कैसे अपने आप ही वो कर लिया कि भाई 80% ने ये चीज़ कह दी तो वो सही है, 20% नहीं मान रहे तो ये गलत है, ऐसा नहीं हुई। इसी कारण इसी से होते हुए इसने क्रिटिसाइज़ किया था किसको, बेंथम को। तो अपना नेक्स्ट है भाई जेएस मिल। इनकी बुक है फेमस ऑन लिबर्टी, 1859 में आई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। बस इसने यही कहा था कि जो बेंथम कह रहा था, जैसे कि इस लाइन से देखो आप, ये मेजोरिटी है, ये कोई बात के लिए, जैसे कि कोई क्लास, जैसे मैं अब क्लास लगा रही हूँ तो मैं बच्चों से पूछूँ आज बच्चों पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो ये सारे मेजोरिटी में क्या कहेंगे, नहीं पढ़ना, और ये 4 बच्चे क्या कहेंगे, मैडम पढ़ना है। तो बेंथम तो क्या कहता है, इन 4 बच्चों को छोड़ो भाई, इन मेजोरिटी में जाओ, मेजोरिटी कह रहे हैं नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ाना भाई आज। ठीक है, तो वो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, माइनॉरिटी की तरफ। फिर आते जैस्मिन, फिर कह रहे हैं कि भाई इसकी भी बात सुनो, मेजोरिटी की बात सुनो और माइनॉरिटी की भी सुनो। यदि आपको दोनों में से जो बात सही लगे ना, आप एक बार दोनों की बात सुनो, जो आपको सही लगे, इम्पोर्टेंट लगे, उसकी बात मानो भाई। क्या बताया, मेजोरिटी ज़्यादा पढ़ना चाहती क्या, और उनके फ़ायदे के लिए वो आगे जाके कुछ IAS वगैरह, ये मतलब
यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हो तो उनको ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होगी। तो कहते हैं कि इनकी भी बात सुनो भाई, यदि आपको दोनों की बातों में कुछ लगे ना तो उसकी बात मानो। ये कौन कहता है? जे.एस. मिल। और ये कोटेशन है बेटा, याद कर लेना, ये ऐसे के ऐसे आएंगे आपको, बस पेपर में ये ज़्यादा आती हैं कोटेशन कि ये बात किसने कही थी। ये 3-4 कोटेशन है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप नोट्स में ऐड कर लेना, ये पेपर में आती हैं। जैसे एक तो ये पहले ही देख लो कि लिबर्टी के बारे में क्या कहता है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल कहता है कि लिबर्टी तभी तक कायम रहेगी तब तक सोसाइटी और स्टेट इंटरफेयर ना करें। ये कहता है, ये भी इंडिविजुअल को देता है भाई कि भाई इंडिविजुअल की ही ऊपर हो, मतलब स्टेट और ये कोई इंटरफेयर ना करे। ठीक है, मतलब वही ये रहा, इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करता है। फिर मिल कहता है कि व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी ये कहता है प्रतिबंधों का अभाव, यानी अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये कहता है मिल। ये क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना ये कौन कह रहा है, मिल कह रहा है। पर ये एक और बात कह रहा है भाई, थोड़ा सा यहाँ पे देना। ये कह रहा है कि प्रतिबंधों का तो होना चाहिए, चलो स्टेट होना चाहिए, लेकिन जो कानून के रूल्स, कानून ज़रूरी है भाई, उसके रूल्स ज़रूरी हैं, उनको अवॉइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि थोड़े से उदारवादी हैं जैसे जोन लोग, जैसे वो लॉज को या कानून को मानते हैं। तो ये कहता है भाई नियम फॉलो करो भाई, नियम ज़रूरी है। हाँ, जो बाहरी हस्तक्षेप है उनको मत करो, लेकिन जो नियम रेगुलेशन आपके लिए भलाई के लिए बनाएंगे ना उनको फॉलो करो भाई, यानी लॉज को मानते हैं भाई कौन, जे.एस. मिल। फिर सेकंड कोटेशन है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल व्यक्ति ही समझ सकता है, न कि समाज। वही बात आ गई ना, ये इंडिविजुअल को ज़्यादा देते हैं भाई, व्यक्ति की ही तरफ ज़्यादा ध्यान है, समाज की तरफ नहीं, कि मतलब व्यक्ति व्यक्ति की ही भावना को समझ सकता है, समाज नहीं सकता, उस समाज नहीं समझ सकता, ना स्टेट समझ सकता है। कौन कहता है? जे.एस. मिल। व्यक्ति इम्पोर्टेंट है इसके लिए। फिर कहता है, ये ऐसे ही सेम की सेम आएंगे बेटा कोटेशन, ऐसे ही, बस आपको समझना कि कौन कह रहा है भाई, इंडिविजुअल पर कौन फोकस कर रहा है। व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है तो प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। यदि ये कहते हैं कि इसने ये जो हार्म प्रिंसिपल दिया था, यानी हानि का सिद्धांत, इसमें क्या कहा था बेटा, कोई व्यक्ति है जब तक वो खुद काम करे और उसका कुछ दूसरों पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, सिर्फ खुद पे इफेक्ट पड़े, तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे लॉज वगैरह। लेकिन वो उसका इफेक्ट दूसरों पे पड़ रहा है ना, अदर्स पे, तो वो स्टेट आ सकता है। फिर स्टेट भी आ सकता है, कानून लॉज भी आ सकते हैं। ये कहता है, इसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, कोई व्यक्ति शराब पीता है, जब तक वो खुद पी रहा है उसके फेफड़े ख़राब हो चाहे कुछ हो, क्योंकि उसको इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें कोई स्टेट ये वगैरह कोई रोल नहीं है, कोई रोका टोकी नहीं। लेकिन उसकी शराब पीकर बाहर लड़ाई करे, किसी को मारे, तो उससे फिर दूसरे की फ्रीडम को हानि होगी भाई, फिर स्टेट आ सकता है। इसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल, यानी हानि का सिद्धांत। ये इसमें कहा था कि इस व्यक्ति के क्या कार्य हो सकते हैं, जो एक तो स्वयं से, जिसमें सिर्फ सेल्फ रिगार्डिंग हो, खुद पे इम्पैक्ट पड़े किसी भी चीज़ का, चाहे कुछ भी लगा लो, चाहे खाने का लगा लो, चाहे 1 महीना ना खाओ, उससे दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं, खुद भी पड़ेगा, तुम कमज़ोर होगे, तुम वीक हो जाओगे। और जैसे कि तुम चोरी करते हो, कुछ करते हो, उससे दूसरे पे इम्पैक्ट होगा, तो भाई उसमें फिर स्टेट का इंटरफेयर होगा। ये कहते कौन, जैसे कि आप डीजे का एग्जाम्पल लगा लो, अपने घर पे स्पीकर का लाउड करके चला लो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक उसकी साउंड बाहर ना जाए, कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये तुम किसी घर के आगे लगाओगे डीजे, तेज स्पीकर साउंड चलाओगे, तो उससे दूसरे की फ्रीडम को भी तो हानि पहुंचेगी ना। तो ये कह रहा है जब स्टेट अपना इंटरफेयर कर सकता है भाई। कौन कहता है? जे.एस. मिल। फिर आते हैं आपके जाया बर्लिन,
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो कॉन्सेप्ट इधर से आया भी, इजाया बर्लिन से। और ये नेगेटिव लिबर्टी के ना बड़े सपोर्टर हैं। और इसकी बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1979 में आई थी भाई। इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था भी इसने लिबर्टी का कि एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव होती है, एक नकारात्मक यानी नेगेटिव होती है। ठीक है, इसने बताया था भी कि नकारात्मक क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है और पॉजिटिव क्या होती है। अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ भाई बर्लिन क्या कहते हैं। इसने दो टाइप की बताई थी कि लिबर्टी भी दो टाइप की हो सकती है। तो पहले नेगेटिव समझो इसने क्या बताया था बर्लिन ने, क्या होती है नेगेटिव। इसमें कहा था लेजिस्फेयर का एक सिद्धांत है, पॉलिसी, वो बताई थी। इसमें होता है भी हस्तक्षेप की नीति, यानी स्टेट का वही बात भी कोई रोल ना हो गई, यानी मतलब बाहरी कोई हस्तक्षेप हो ही ना, कोई इंटरफेयर हो ही ना एक्सटर्नल। व्यक्ति कुछ भी करे, खुले में करे, फ्री करे, कुछ करे, बाहरी हस्तक्षेप ना हो गई। ये दिया था इसने लेजिस्फेयर का सिद्धांत। ठीक है, वही अपनी मर्जी से काम करे, उसे कोई ना टोके भाई। ये मतलब ये नेगेटिव लिबर्टी वाले हैं ना, जैसे कि अभी जेएस मिल और बर्लिन, होब्स, ये सभी क्या कहते हैं कि भी खुला छोड़ दो व्यक्ति को, मतलब स्टेट का रोल बहुत कम मानते हैं, मतलब सारे वाले। ठीक है, आपको वहाँ पे पता चल जाए, आप थोड़ा मतलब वो मत होना कि मैम सारे सेम सेम, आपको कोटेशन से पता चल जाएगा कि भी कौन किस टाइप में कह रहा है। ठीक है, और आप धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, बुक्स आएंगी, स्टेटमेंट आएंगी, तो स्टेटमेंट सबकी अलग ही होगी, आप पहचान जाओगे कि किसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर वही भी स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, वही मिनिमम रोल होना चाहिए। ठीक है, और स्टेट और गवर्नमेंट कितने परसेंट हो गई, बस 5% ही हो, 95% कौन हो गई, व्यक्ति ही हो, फ्री हो। और वो इसका रोल भी तब कब हो स्टेट का, जब उनके जीवन पे खतरा आ जाए, यदि उनकी जीवन की रक्षा के लिए ही बस इंटरफेयर करें और कोई मतलब नहीं उनका। और फिर एक और बात की थी इसने, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी की तरफ भी ध्यान दो भाई, बर्लिन ने कहा था। ठीक है, और बर्लिन ने क्या कहा था, वही राज्य का रोल क्या होना चाहिए भी, लिमिट होना चाहिए भी। और वही ओनली बस जान की रक्षा करें, जब आए राज्य, उससे पहले राज्य का कोई रोल नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। इजाया बर्लिन कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर। फिर एक और है नेगेटिव लिबर्टी के ही सपोर्टर हैं, ये भी हेयक, फ्रेडरिक हेयक, नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर। वही बाधा ना हो कोई, वही एक्सटर्नल इंटरफेयर किसी का ना हो, कोई अपनी इच्छा नहीं थोपे किसी पे, चाहे वो स्टेट और गवर्नमेंट हो, ये कोई किसी पे कोई किसी की इच्छा ना थोपे, अपनी इच्छा से काम करे। और कानून भी ये कहता है भी, देखो वहाँ पे जेएस मिल क्या कह रहा था, रूल नियम्स और लॉ जरूरी है, बट हेग क्या कह रहा है भी कानून भी ना के बराबर हो। और ये इसको नव उदारवादी भी बोलते हैं भाई। ठीक है, इसकी बुक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, और 1960 में आई थी भी। और एक हे की कोटेशन है, आप देख लेना, पेपर में आती हैं, किसी को भी आज़ादी न मिलने से अच्छा है किसी को आज़ादी मिले, और सबको सीमित स्वतंत्रता मिलने से अच्छा है काफ़ी लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। ये कौन कहता है भी, ये कहता है हेक। ना से अच्छा है कुछ लोगों को मिले, और सबको सीमित स्वतंत्रता मिलने से अच्छा है भी, लिमिट की स्वतंत्रता मिलने से अच्छा क्या है, प्रॉपर स्वतंत्रता मिले भाई। ठीक है, ये कोटेशन ऐड कर लेना अपने नोटबुक में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई, हेक किससे प्रभावित थे भाई, उसको ज़्यादा भाई फॉलो करते थे, तो ये लोग से प्रभावित थे। और लोग आपको मैंने बताया था कौन थे भाई, उदारवादी यानी लिबरलिज्म के फादर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रॉबर्ट नोजिक। ये कहता है भाई लिबर्टी को खतरा पैदा हो सकता है, क्यों, बताते क्यों भाई। यदि कोई ड्यूटी है जो हमें स्टेट या गवर्नमेंट देती है, जैसे कि अपने पर्यावरण की रक्षा करो,
अपने नेशनल एंथम यानी नेशनल फ्लैग इसको रिस्पेक्ट दो, ये ड्यूटी देते हैं, ठीक है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, हमें जिम्मेदारियाँ कि आप काम करो। तो नोजिक कहता है ये ड्यूटी देते हैं, क्या हमसे पूछ के लिए देते हैं हमें ये ड्यूटी? नहीं भाई, ये कहते हैं कि कोई भी ड्यूटी दो ना, हमसे पूछ के दो। यदि तुम ये ड्यूटी दे रहे हो ना, इससे हमारी स्वतंत्रता या हमारी लिबर्टी को खतरा पैदा हो सकता है। कौन कहते हैं ये बात? नोजिक कहते हैं। यदि कोई आप ड्यूटी दे रहे हो ना, ये हमारी मर्जी है, हम ड्यूटी को माने या ना माने, मतलब पूछ कर लो। हम यदि हाँ करें तो ही हमें ड्यूटी दो भाई, ज़बरदस्ती हमें ड्यूटी मत दो। ये ज़बरदस्ती हमें ड्यूटी दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? हमारी फ्रीडम पे खतरा है। कौन कहता है? नोजिक। और इससे क्या कहता है ये, यदि व्यक्ति फ्री है ना, तो उसमें क्या होगा, जो कैपेबल लोग हैं ना, जिसमें एबिलिटी ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है, वो लोग ही आगे जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है बेटा, बेकार सी, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे देखो, ये 3 पेड़ हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें क्या है भाई, तीनों में सेम चीज़ें दी गई, पानी भी दी गई, इनमें खाद फर्टाइल वगैरह सब कुछ इक्वल दिया गया। कोई इनमें वो नहीं किया गया भाई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया भी, इसको ज़्यादा दी, इसको ज़्यादा दी। तीनों में सेम सब कुछ इक्वल मिला, इनको धूप भी मिली, सब कुछ। पर ये क्या हुआ, ये तो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर गया, और ये बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म भाई, पता नहीं धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि ये अपने आप क्या हो गया, ऊपर हो गया। सेम चीज़ें मिली तीनों को, लेकिन ये क्या हो गया, बड़ा हो गया खुद अपनी उससे। तो यही बात सेम वो क्या कह रहे हैं, ये बात योग्य लोगों में कह रहे कि भाई सबको अपॉर्चुनिटी दो, सब इक्वल हैं, सबको खुला छोड़ दो, और जो कैपेबल यानी जिसमें एबिलिटी ज़्यादा होगी वो आगे चला जाएगा, और जिसमें नहीं होगी, जैसे कोई बेकार व्यक्ति जो बीमार है, कुछ नालायक है, कुछ ना के योग्य है, तो ये ऐसा कहता है, ऐसे व्यक्ति तो मतलब धरती पे बोझ हैं, जो मर जाए तो ही अच्छा है। कौन कहता है ये? नोजिक कहता है भी, और अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता है इसके साथ, ठीक है। बस ये मतलब कैपेबल लोगों पे ही फोकस करता है ज़्यादा। फिर आती है भाई आपकी पॉजिटिव लिबर्टी, यानी सकारात्मक लिबर्टी। वी थिंकर किसके थे? नेगेटिव के। और अब आपको पॉजिटिव के बारे में बताएंगे, उसके थिंकर बताएंगे वे। इसमें वही बात भी, यदि दूसरों को हानि पहुंचाई तो स्टेट आएगा भाई वही डंडा लेके, ठीक है। यदि खुद कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचा रहा है तो हमारी भलाई के लिए स्टेट है भाई यहाँ पे। वो पॉजिटिव लिबर्टी में 95% रोल स्टेट का है, जो वेलफेयर के कार्य हों, चाहे हमारे भलाई के लिए और कुछ भी हो, जैसे कि हमारी रक्षा के लिए हो, चाहे हमारे लिए रूल रेगुलेशन कुछ बनाते हैं हमारी भलाई के लिए। जैसे कि आप खुद बताओ, सड़क पे आप जा रहे हो अपनी बाइक वगैरह लेके, तो उस बताते कि हेलमेट ज़रूरी है, तो किसके लिए? हमारे भलाई के लिए, हमारी रक्षा के लिए कि भाई। और हमें बताते कि लेफ़्ट साइड चलना है, क्योंकि सब कोई लेफ़्ट साइड चलेगा, कोई राइट साइड चलेगा, तो आपको पता है उससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो रूल्स हमारी भलाई के लिए ही है। हेलमेट ज़रूरी है, हमारी भलाई के लिए है। स्पीड मतलब कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, वो हमारी भलाई के लिए भी, ताकि कुछ भी आगे आ जाए भी। कई बार ऐसे आपको देखा होगा एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कुत्ता सामने आ गया, यदि उसका लिमिट होगा ना 80 पे होगा तो वो संभाल लेगा, और लेकिन इससे अब वो होगा ना तो ब्रेक लगाएगा ना, तो ब्रेक इतने जल्दी नहीं लग पाएंगे, और उससे क्या होगी, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट होने की संभावना। तो कहने का मतलब जो स्टेट रूल रेगुलेशन बनाता है ना, हमारी भलाई के लिए बनाता है। तो पॉजिटिव में इसी के बारे में कहा गया है। फिर होता है वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर यानी कल्याणकारी, इसका क्या काम है बताती हूँ बेटा। जैसे कि देखो, कोविड-19 आया था ना 2020 में, तो उसमें क्या हुआ था, तो हमें इंजेक्शन भी लगे थे, हमें मेडिसिन भी दी गई थी, हमें गवर्नमेंट में, तो हमारा कोई पैसा लगाया था क्या बेटा? तो सारा पैसा किसका लग रहा था? गवर्नमेंट का। तो वो क्या कर रही थी? वेलफेयर ही तो कर रही थी, हमें सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रही थी भाई। वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह, मेडिसिन है, इंजेक्शन लग रहे थे, तो कौन करवा रही थी? गवर्नमेंट करवा रही थी।
यानी वो क्या थे, वेलफेयर के कार्य थे। ठीक है। और आपको जो गांव में राशन वगैरह मिलता है कार्ड पे, पिंक पे, ब्लू पे, वो भी क्या है, वेलफेयर है। हमें फ्री में अनाज दे रही है, हमें कोई पैसा थोड़ी दे रही है। हमको फ्री में तेल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, 25 किलो का एस्टिमेट कितना मुझे नहीं पता, इतना मिलता है। तो वे क्या है, वेलफेयर है बेटा। ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव लिबर्टी में, मतलब थोड़ा स्टेट का रोल ज़्यादा है हमारी भलाई के लिए। और इसके सपोर्टर वही भाई रूसो हैं, लास्की, ग्रीन है, होब हाउस हैं और मैकइवर है भी, ये हैं। और ये एक और है बेटा, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना क्योंकि तुम मुझे पता कंफ्यूज हो जाओगे, जेम्स मिल। ये जेम्स मिल, जेएस मिल नहीं है भाई, ये जेम्स मिल है। जेएस मिल के फादर हैं ये जेम्स मिल, तो ये पॉजिटिव वाले हैं और वो जेएस मिल के नेगेटिव वाले थे। ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस देख लेना, ये क्या है उसके, मैं लिख देती हूँ वैसे। ये फादर हैं किसके, जेएस मिल के। ठीक है। वैसे रूसो का मैंने बता ही दिया आपको, पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे, मोरालिटी पे विश्वास करते थे। और एक और बात है थोड़ी सी रूसो की, मैं बता देती हूँ। वो कहते थे भाई नेचर की तरफ जाओ। वो जो ये मॉडर्न ज़माना उसको पसंद नहीं करते थे। वो कहता है कि नेचर सबसे बेस्ट है, आप नेचर की तरफ जाओ भाई। जब हम नेचर में थे तब कितने खुश थे, कितना भाईचारा था, मतलब अलग सी फीलिंग थी। लेकिन जब से ये मॉडर्न ज़माना शुरू हुआ है, सब भाई भाई का दुश्मन हो गया, मतलब ये कह रहे हैं बिल्कुल नेगेटिविटी आ गई है। तो ये कह रहे हैं वापस नेचर की तरफ जाओ तुम। कौन कहता है, रूसो। एक है आपके फिर हर्बर्ट मर्क्यूज। ये क्या कहते हैं भी, ये कहते हैं, ये भी पॉजिटिव लिबर्टी वाले हैं भाई। ये क्या कहते हैं, जो लेबर क्लास होती है ना, जो काम करती है दिहाड़ी पे, उसको कह रहे भाई सही डायरेक्शन दो। क्योंकि नेगेटिव में तो क्या था, सबको खुला छोड़ दो भाई, जो ताकतवर है, जो कैपेबल है, वो अपने आप अपनी जगह ढूंढ लेगा। लेकिन इसमें क्या कहते हैं भाई, जो लेबर है, जिनको कम नॉलेज है, लेबर क्लास है, उसको एक सही डायरेक्शन दो। और ये सही डायरेक्शन कौन देगा, वही गवर्नमेंट, स्टेट भी, आपके बारे में क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे कि दिन की 500 रुपये कर दिए भाई, उनकी दिन की 500 रुपये मिलते हैं जो दिन में वो काम करते हैं। पहले उनको नहीं पता था, कोई 100 रुपये दे देता था, कोई 200। लेकिन ये रूल्स किसने बना दिए, ये गवर्नमेंट ने बनाए कि भाई जो दिन में काम करेगा उसको 500 रुपये मिलेंगे। 7-8 घंटे का काम करेगा, 1-2 घंटे का रेस्ट भी मिले। ये सारे काम किसने फिक्स किए हैं भी, गवर्नमेंट ने। ये कौन कहता है, मर्क्यूज कहता है। और एक कोटेशन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये मतलब कहते हैं राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक क्यों है, ये सही काम करता है, और बुराई क्यों है, क्योंकि ये भाई अपने पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इसलिए बुराई है। चलो ठीक है बेटा, ओके। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्टिंग करेंगे।